जय हिंद दोस्तों। हिस्ट्री क्वेश्चन जो 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसका आज हम लोग देखेंगे। 2010 से लेके 2023 तक का पूछा गया जो प्रश्न है आपको मैं आज दिखाऊंगा। हिस्ट्री का चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता से जो पूछा जाता है कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और हमारे बिहार बोर्ड में भी, जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। फुल नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स भी मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अपने नए अंदाज में। दोस्तों आपको यहाँ पे जितना भी नोट्स बताया जाएगा और जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा यह 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। 2010 से लेके 2023 तक पूछा गया जितना भी प्रश्न है आपको यहाँ पे बताया जाएगा ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर बने, आप अपना एग्ज़ाम में टॉपर बन सके। बिहार बोर्ड में टॉपर बनना बहुत ही आर्ट्स में आसान होता है अगर आप शुरू से ही मेहनत करें तो चलते हैं। आज से मेरा पहला लेक्चर स्टार्ट हो गया हिस्ट्री नोट्स फॉर क्लास 12। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि आज से कितने वर्ष पहले सिंधु घाटी का जो है निर्माण हुआ था दोस्तों। तो आज से कितने वर्ष पहले जो सिंधु घाटी जो था उसका निर्माण हुआ था, तो 5000 वर्ष पहले दोस्तों सिंधु घाटी का निर्माण हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है प्राचीन विश्व में कितनी सभ्यता का निर्माण हुआ था दोस्तों। तो प्राचीन विश्व में जो दोस्तों है 4 प्रमुख सभ्यता का निर्माण हुआ था। वो कौन कौन सी सभ्यता थी उसके बारे में हम लोग देख लेते। एक हड़प्पा की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी और मिस्र की सभ्यता थी दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो दोस्तों किस प्रकार की एक सभ्यता थी, तो वो शहरी थी या नगरीय थी या अन्य प्रकार की थी, तो किस प्रकार की थी दोस्तों। उसे नगरीय और शहरी दोनों प्रकार की थी। आप लोग अगर ऑप्शन में आ जाए नगरीय या शहरी ए बी दोनों, तो आप लोग शहरी होगा तो शहरी में लगाएंगे या नगरीय होगा तो नगरीय में भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा नगर जो थे सिंधु नदी के तट पर मिले थे दोस्तों। सिंधु नदी के किनारे जो थे सबसे ज़्यादा नगर मिले थे, इसलिए उसे हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। पहला हमारा क्वेश्चन था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। अगर आप दूसरा क्वेश्चन इसका बन गया है कि सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। क्यों कहा जाता है, अगर एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कि सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता किसे क्यों कहते हैं, तो आप लोग इतना लिख सकते हैं ना दोस्तों। आप लोग लिखिएगा कि सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। तो अगला प्रश्न है हमारा पुरातात्विक किसे कहते हैं। हमारा क्वेश्चन जो था पुरातात्विक किसे कहते हैं उसका उत्तर हम लोग लिखेंगे दोस्तों, वैसे विद्वान जो जमीन की खुदाई के द्वारा पुरातत्व की उत्खनन करते हैं वैसे विद्वान को पुरातात्विक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरातत्व किसे कहते हैं। तो दोस्तों पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक तत्व पर आधारित होने के कारण पुरातत्व एक अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्के, मोहर, स्मारक आदि की गणना की जाती है। इसे ही पुरातत्व कहते हैं दोस्तों। ये जो था दोस्तों पुरातत्व किसे कहते हैं इसके बारे में आप लोग इतना पॉइंट लिखिएगा। ये 5 नंबर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 5 नंबर में जो आता ही है, हर साल आता है, 2023 में भी पूछा गया है दोस्तों। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कहाँ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो लिखेंगे हड़प्पा पंजाब के मांटनगोरी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा के बाद निम्नलिखित प्रकार की नगर की खोज की गई जिसके बारे में लिखें।
तो हड़प्पा के बाद दोस्तों निम्नलिखित नगर की खोज की गई जो इस प्रकार है। पहला मोहनजोदड़ो, लोथल, कली बगान, धौलावीरा, रोपर, आलमगीरपुर इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की क्षेत्र में फैली हुई थी? उत्तर लिखेंगे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, काल निर्णय में अस्थिकरण का सिद्धांत किसे कहा जाता है? यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप जरूर अपनी कॉपी में लिख लीजिए, हर बार पूछता ही है दोस्तों। बिहार बोर्ड में तो, या राजस्थान बोर्ड, या उत्तर प्रदेश में, सभी बोर्ड में, यह सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है दोस्तों 2023 में, इसलिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जरूर लिखिए। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, काल निर्णय में अस्थिकरण का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों, किसी भी स्तर पर पुरातात्विक पहले लंबवत उत्खनन करते हैं, इससे विभिन्न सभ्यताओं की प्राचीनता का पता चल जाता है। पुरातात्विक वस्तु जितनी गहराई पर पाई जाती है वो उतनी ही प्राचीन मानी जाती है, इसे ही काल निर्णय में अस्थिकरण का सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीट रिवर्स महोदय का जन्म कब हुआ था? उत्तर लिखेंगे, 1835 ईस्वी में पीट रिवर्स महोदय का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, पुरातात्विक अधिकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव किसने और कहाँ डाली थी? उत्तर, पीट रिवर्स महोदय ने मिस्र में डाली थी। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हम देखे थे कि पीट रिवर्स महोदय का जन्म कब हुआ था, तो 1835 ईस्वी में पीट रिवर्स महोदय का जन्म हुआ था। और हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि पीट रिवर्स महोदय का मृत्यु कब हुआ था? तो उत्तर हम लोग लिखेंगे 1902 ईस्वी में पीट रिवर्स महोदय का जो है जन्म मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? उत्तर लिखेंगे, 15 जनवरी 1784 ईस्वी में विलियम जेम्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है यहाँ पे सभी तरह यह वो बिहार बोर्ड में पूछा गया पूरा प्रश्न है दोस्तों। जो 2010 से लेकर 2023 तक जितना भी प्रश्न था आपको यहाँ पे हिस्ट्री का बताया जा रहा है। इसी तरह आपको सभी तरह का हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, तब सभी तरह का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल नहीं, शुरू से अगर आप लोग पढ़िएगा तो आगे जाकर आप लोग को ज़्यादा मेहनत करने के, एग्ज़ाम के टाइम में अगर आप 5-10 घंटे पढ़ते हैं तो उतना मेहनत करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। इसलिए शुरू से पढ़िए और ज़ोर से पढ़िए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो आप वंचित रह जाएंगे इस टॉपिक से। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। एक महत्वपूर्ण नोट्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जब से विलियम जेम्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है तब से पूरे भारत में भारत का इतिहास जानने हेतु पुरातात्विक अन्वेषण आरंभ हुआ। यह एक महत्वपूर्ण नोट्स है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने और कब की? 1861 ईस्वी में जनरल ए कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना जो है की थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण नोट्स हम लोग देख लेंगे दोस्तों। 1872 ईस्वी में सारे भारत में पुरातात्विक विभाग की खोज करने का निश्चय लिया गया और इस परियोजना का जो डायरेक्टर है दोस्तों जनरल ए कनिंघम को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 17, 1902 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर किसे बनाया गया? तो 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। पहले थे जनरल ए कनिंघम और फिर 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल को पुरातात्विक विभाग का जो है डायरेक्टर बनाया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस डायरेक्टर के जनरल के कार्यकाल में हुआ था? उत्तर, सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख कब और किसने किया? उत्तर, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, कराची से लाहौर तक रेल लाइन कब और किसके द्वारा बिछाया गया? उत्तर, 1856 में जॉन ब्रिटेन एवं विलियम ब्रिटेन नामक व्यक्ति द्वारा बिछाया गया था दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन
21 जनरल कनिंघम को कुछ पुरातात्विक वस्तु कब प्राप्त हुई? 1873 में जनरल कनिंघम को कुछ पुरातात्विक वस्तु जो है दोस्तों प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हड़प्पा से प्राप्त सभी पुरातात्विक वस्तु के आधार पर कब और किसने एक लेख लिखा? तो उत्तर होगा दोस्तों 1912 ईस्वी में J.F. फ्लीट महोदय ने एक लेख लिखा था हड़प्पा से प्राप्त पुरावस्तु के आधार पर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण नोट्स आ गया है। कनिंघम और फ्लीट महोदय हड़प्पा सभ्यता की खोज करने में असमर्थ रहे, परंतु इस प्रमुख सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसके द्वारा किया गया, तो लिखिएगा 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों कौन से नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? उत्तर 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित था और मोहनजोदड़ो है दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन से नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के बेसिस पर। अगला क्वेश्चन है 27 किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तीर्ण साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है? उत्तर पीघट महोदय ने बताया है। 28 नंबर क्वेश्चन हड़प्पा मोहनजोदड़ो की दूरी कितनी है? 670 किलोमीटर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है रंगनाथ राव के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितना है? उत्तर होगा दोस्तों पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर स्थित है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। हड़प्पा का क्षेत्रफल। 31 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक एवं पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना समुद्री तट से लेकर पूरब में मेरठ तक स्थित है। ये तक क्या दोस्तों इसका क्वेश्चन था हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इतना पार्ट आप लोग जरूर लिखिएगा। ये 5 नंबर में हर साल आता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है क्षेत्रफल बताओ और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 32 है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र की क्षेत्रफल से कितना गुना अधिक है? उत्तर 20 गुना अधिक है। क्वेश्चन नंबर 33 हड़प्पा का क्षेत्रफल मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से कितना बड़ा अधिक है? उत्तर होगा दोस्तों 12 गुना अधिक है। क्वेश्चन नंबर 34 है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ? उत्तर लिखेंगे प्राचीन विश्व में 4 प्रमुख सभ्यता का निर्माण हुआ था जिसमें हड़प्पा सभ्यता को एक प्रमुख सभ्यता मानी जाती है। सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। कनिंघम एवं फ्लीट महोदय इस सभ्यता की खोज करने में असमर्थ रहे, लेकिन 1921 ईस्वी में इस प्रमुख सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किस प्रकार हुआ, इसका उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 है हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? उत्तर लिखेंगे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जो कि कार्बन 14 विधि के अनुसार है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है दोस्तों कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। यह हर साल के प्रश्न में पूछा जाता है। हर साल बिहार बोर्ड हो या उत्तर प्रदेश बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या कोई अन्य माध्यम के बोर्ड हो, हर साल पूछा जाता है कि व्हाट इज कार्बन 14 विधि किसे कहते हैं।
तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों कि कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्र B.F. लिपि द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में 1946 ईस्वी में की गया था दोस्तों, 1946 ईस्वी में इस विधि की खोज की गई थी। तो हाँ, चलते हैं अपने। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 की मात्रा समान मात्रा में पाई जाती है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है। हम जानते हैं कि कार्बन का अर्ध आयुकाल 5568 प्लस माइनस होता है। इतने वर्ष में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु की काल की गणना की जाती है। पुरातात्विक वस्तु जितनी गहराई पर पाई जाती है वो उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। साथ ही पुरातात्विक वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वो उतनी ही प्राचीन मानी जाती है दोस्तों। कार्बन 14 की क्षय की प्रक्रिया को रेडियो धार्मिकता कहा जाता है। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, इसका प्रश्न इतना होता है दोस्तों, आप लोग जरूर लिखेगा। उत्तर में आप लोग इतना अगर लिख दिए तो आपका 5 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाला है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला होता है। 39 नंबर क्वेश्चन मोहनजोदड़ो को सिंधी का बाग क्यों कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग क्यों कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की आसपास की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी, जिस कारण इसे सिंध का बाग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 मोहनजोदड़ो से कितने मोहरें प्राप्त हुई। उत्तर 1398 मोहर जो है दोस्तों प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 41 जौ एवं गेहूं की भूसी का अवशेष कहाँ मिलता है। हड़प्पा से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42 RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त की गई थी। हड़प्पा से प्राप्त की गई थी। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त किया गया था। चूहंतरों से दोस्तों मनके बनाने का कारखाना प्राप्त किया गया था। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिए दोस्तों, ताकि और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे जो आपको आएगा तो आपके पास भी तुरंत पहुंच जाए और आप भी आर्ट्स में टॉपर बन सके दोस्तों। आर्ट्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है और साथ ही हमें ज्ञान ज़्यादा प्रदान होता है। अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो एवं चूहंदड़ो की बीच की दूरी कितनी है। 128 किलोमीटर। 45 नंबर गोदी बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से प्राप्त किया गया था। लोथल से। 46 नंबर क्वेश्चन है लोथल कहाँ है। गुजरात में स्थित है। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलता था। उत्तर लिखेंगे कली बगान से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते थे। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला। उत्तर मोहनजोदड़ो से मिला था। क्वेश्चन नंबर 39 मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की लंबाई और चौड़ाई और गहराई कितनी थी। लंबाई थी दोस्तों 39 मीटर, चौड़ाई थी 25 मीटर और गहराई 8 फीट। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिला एक विशाल भवन को क्या कहा जाता था। तो राज प्रसाद से नाम से उसे बुलाया जाता था दोस्तों। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला था, उसे राजा प्रसाद के नाम से जाना जाता था। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँचे। अगर आप भी आर्ट्स में अगर टॉपर करना चाहते हैं, 2024 में टॉपर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे। उत्तर जनरल कनिंघम। अगला क्वेश्चन है भारत में कार्य करने वाले पहले परमेश्वर पुरातात्विक कौन थे। सर जॉन मार्शल। 53 नंबर सर जॉन मार्शल हड़प्पा से कहाँ तक उत्खनन करवा चुके थे। उत्तर यूनान एवं क्रीट में। 54 नंबर क्वेश्चन है 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया। उत्तर RM ब्लीहर को बनाया गया। 55 नंबर है मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु क्षेत्र को क्या कहा गया। तो मेहुला कहा गया दोस्तों।
56 नंबर है अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन नामक पुस्तक का कब और किसने क्या लिखा? तो उत्तर लिखेंगे 1948 ईस्वी में अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन नामक पुस्तक अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखा गया। 57 नंबर क्वेश्चन है 57 नंबर बैलगाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर चूहंद्रो से बैलगाड़ी के जो है साक्ष्य मिले हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे और आपके अगले टॉपर पे। एक यहाँ पे महत्वपूर्ण नोट्स आता है, हड़प्पा की खुदाई से बड़ी संख्या में नारी की प्रतिभा मिली है, जो इस बात का संकेत है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृसात्मक थे। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस सात्मक के थे, तो वो एक मातृसात्मक थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रथम विशेषता क्या है? उसका नगर नियोजन। 59 क्वेश्चन नंबर कहता है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खुदाई में कितने दुर्ग मिले हैं? उत्तर 2 दुर्ग मिले हैं। उत्तर में हम लोग लिखेंगे 2 दुर्ग मिले हैं। पहले दुर्ग पर 2 दुर्ग मिले थे, खुदाई में 2 दुर्ग मिले हैं। पूर्व में नगर एवं पश्चिम में दुर्ग पर स्थित है, पश्चिम में दुर्ग स्थित है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता क्या थी? उत्तर लिखेंगे उसका लंबी एवं चौड़ी सड़कें जो है मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता थी। 61 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की प्रमुख सड़कें कितनी चौड़ी थी? 9.15 मीटर जो है मोहनजोदड़ो की प्रमुख सड़कें थी। पुरातत्ववेत्ता ने मोहनजोदड़ो की प्रमुख सड़कों को क्या कहा? राजपथ के नाम से उसका प्रमुख सड़कों को बुलाया। मोहनजोदड़ो की अन्य सड़कों की लंबाई कितनी थी? क्वेश्चन कहता है, मोहनजोदड़ो की अन्य सड़कें की चौड़ाई और लंबाई कितनी थी? तो उत्तर लिखेंगे 2.7 मीटर से 3.66 मीटर तक उसकी चौड़ाई और लंबाई थी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस पद्धति को क्या कहा गया दोस्तों? यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। इस पद्धति को क्या कहा गया? उत्तर ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से जाना गया। एक यहाँ पे महत्वपूर्ण नोट्स देख रहे हैं हम। मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन होने की एक और प्रमुख विशेषता वहाँ की प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली है। नाली के इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी और अन्य नगरे में देखने को नहीं मिलती थी। 65 नंबर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार की गहराई एवं चौड़ाई कितनी थी? 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा था मोहनजोदड़ो की अन्नागार की लंबाई और चौड़ाई। सर्वप्रथम कहाँ के निवासी ने हड़प्पा कपास की खेती आरंभ की? तो हड़प्पा के निवासी ने सर्वप्रथम कपास की खेती आरंभ की। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कपास की खेती का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया और कहाँ आरंभ हुआ? तो हड़प्पा के निवासी जो थे, सर्वप्रथम हड़प्पा के निवासी ने कपास की खेती का आरंभ किया दोस्तों। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। 68 नंबर, मेसोपोटामिया में कपास कहाँ से आता था? तो हड़प्पा से। मेसोपोटामिया के निवासी कपास को क्या कहते थे? तो सिंधु कहते थे। यूनानी ने कपास को क्या कहा? सिंडन कहा। हड़प्पा के लोगों की खाद्यान्न क्या थी? गेहूं और जौ जो थी दोस्तों, हड़प्पा के लोगों की खाद्यान्न प्रमुख फसलें, खाद्यान्न मतलब होता है उनकी खाने वाली प्रमुख फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ जो थी हड़प्पा के लोगों की एक महत्वपूर्ण खाने वाली फसल थी। यहाँ पे एक नोट देख लेंगे हम लोग। लोथल तथा रंगपुर से धान की भूसी मिली है, किंतु धान की खेती का स्पष्ट प्रमाण हुल्लास से मिलता है, जबकि लोथल एवं रंगपुर से बाजरा की खेती होने का प्रमाण मिला है। यह एक महत्वपूर्ण नोट था दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की व्यापारिक की दूरी कितनी थी? 483 किलोमीटर हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की व्यापारिक की दूरी थी। अगर क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाए हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की
व्यापारिक दूरी कितनी थी, कितने लिखेंगे आप लोग, 483 किलोमीटर। 74 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? उत्तर, द्राविड़ी जाति के लोग हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। 75 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? एक कशयुगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से कब तक अंत हो गया? तो शताब्दी के मध्य तक हड़प्पा सभ्यता का पूर्ण रूप से अंत हो गया। 78 क्वेश्चन नंबर कहता है दोस्तों, किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण नदी का बाढ़ है? सर्वश्री मार्शल मैके और SR राव के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण एकमात्र नदी का बाढ़ है। 79 जो है प्रश्न है, कहता है किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बाहरी आक्रमण था? तो गार्डन चाइल्ड और मोंटी मालवीय के अनुसार जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण एक बाहरी आक्रमण था। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, और 2024 में अगर आपको टॉपर बनना है, अपने आप को साबित करना है, अच्छी तरह से दिखाना है, पढ़ना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको जल्द के जल्द पहुँचे। तो क्वेश्चन नंबर 80 कहता है किसके अनुसार जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा संस्कृति के विनाश का कारण माना जाता है? उत्तर, RN स्टैंड और AN घोष के अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता का जलवायु परिवर्तन के अनुसार विनाश हुआ है। किसके अनुसार? RN स्टैंड और AN घोष के अनुसार। किसके अनुसार 1560 ईसा पूर्व में आर्य ने आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता के नगरों को ध्वस्त किया, वहाँ के लोगों को मार डाला? उत्तर लिखेंगे माल्टी मलविलियर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 82, जल वापन को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण किसने माना? RN साहनी ने माना। क्वेश्चन नंबर 83, नदियों के मार्ग में हुआ परिवर्तन हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण किसने माना है? तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों मध्य स्वरूप एंड HD लाइब्रेरी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो है विनाश नदियों के मार्ग में हुआ परिवर्तन के अनुसार हुआ है। ये किसके अनुसार कहा गया है? कौन से विद्वान के अनुसार? माध्य स्वरूप एवं HD लाइब्रेरी के अनुसार जो है नदियों के मार्ग में हुआ परिवर्तन हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया जैसी महामारी के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, यह कथन किसने दिया? उत्तर, KUR कनेडी ने दिया। 85, सिंधु सभ्यता के लोगों ने किस प्रकार की लिपि का आविष्कार किया? उत्तर, भावचित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को इस लिपि को पढ़ने में अब तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। 87 क्वेश्चन है, तांबा कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? उत्तर, 1083 डिग्री पर जो है दोस्तों तांबा पिघलता है। सिंधुवासी कहाँ से तांबा कच्चे धातु के रूप में प्राप्त करते थे? उत्तर लिखेंगे राजस्थान की खेतड़ी खान से। कांसा किस प्रकार बनकर तैयार होता है? दोस्तों कांसा अगर आपको पूछा जाए कि कांसा किस प्रकार बनकर तैयार होता है तो आप लोग लिखिएगा, जब 75% से 90% तक तांबा में 10 से 25% तक टीन मिलाया जाता है तो कांसा बनकर तैयार होता है, जो कि एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोथल से प्राप्त की गई गोदी डॉकयार्ड की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी थी? उत्तर, 128 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा जो था लोथल से प्राप्त की गई डॉकयार्ड की लंबाई एवं चौड़ाई थी दोस्तों, कितनी थी? 128 मीटर एवं 37 मीटर चौड़ा जो था लोथल डॉकयार्ड की लंबाई थी। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नोट्स हम लोग देखेंगे कि लोथल से फारस की मोहरें प्राप्त हुई है और मेसोपोटामिया से हड़प्पा की सील मिली है, जबकि कालीबंगन से मेसोपोटामिया की बेलानकान मोहरें प्राप्त हुई है। 92 क्वेश्चन नंबर कहता है कि 92 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के उत्पन्न में कितने बाट मिले हैं? तो 150 बाट जो है मिले हैं।
सिंधु सभ्यता से उत्खनन में प्राप्त सबसे बड़ी और छोटी बाट कौन सी है? सबसे बड़ी बाट जो है दोस्तों 1775 ग्राम का, और सबसे छोटी बाट 8.7 ग्राम का है। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। चूहंदरों की खोज कब और किसने की? यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे चूहंदरों होगा। उसका उत्तर होगा 1931 ईस्वी में एनजी मजदू-मदार ने किया। यह नगर सिंधु प्रांत के मांटगोड़ी जिले में के साथ ही सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आगे के पार्ट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको एनसीसी और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है एनसीसी वाला 01। इस पर आपको सभी तरह का नोट्स पर उपलब्ध करवाया जाएगा। और 2024 में अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।